हम जो बात कर रहे हैं आज सेशन हमारा जो है वनस्पति के अलग अलग जो उपयोग है उसमें से कुछ पहलुओं के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। तो खेती जो हमारी है, जो खेती परिपूर्ण होने के लिए एक जो सिस्टम है नेचर ने बनाई हुई फंटास्टिक सिस्टम जो है वो है इकोसिस्टम। और वो हमारे खेत में आज तक है नहीं। तो हमारे खेत पे इकोसिस्टम के जो महत्व है, वो महत्व जो है वो हमारे फूड के साथ खेती की जो सपोर्टिंग टीम है वो उसमें है। तो आज हमारी जो समस्या है, वो समस्या में सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आ रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी जलवायु परिवर्तन। ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये जलवायु परिवर्तन में जो तापमान बढ़ने वाला है, और तापमान को हम नियंत्रण कैसे करेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी खेती की दिक्कत है। साथ में जो टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 16% इवेपरेशन रेट बढ़ जाता है। यानी जल चक्र में 16% स्टीम ज़्यादा होने की वजह से 16% बारिश ज़्यादा गिरती है। तो हमारी खेती के जो ज़्यादा बारिश से, तूफान से, गर्म हवा से, धूल जो सब जगह बह रही है, तो धूल का कंट्रोल करने के लिए हमें बफर जोन की आवश्यकता होती है। तो खेती में एक ध्यान में लीजिए कि खेती के जो अंदर का भाग है, जो रिजर्व फॉरेस्ट में रहता है, उसकी तरह कि अंदर वाला जो इलाका होगा, स्पेस होगी, वहाँ पे हमारी फसलें होंगी, और चारों तरफ, खेत के चारों तरफ हमारी बफर जोन होगा। जो बफर जोन से हम लोग अलग अलग काम कुदरत करने वाली है, उसके उद्देश्य से अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग वनस्पति लगाएंगे। तो इसमें बफर जोन जो हम बनाएंगे तो उसका पहला जो उद्देश्य है, अभी जो तापमान बढ़ रहा है उसके साथ में तापमान बढ़ने की वजह से हवा की जो नमी है, जिसको हम लोग मराठी में आर्द्रता बोलते, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते, वो कम हो रही है। इसका असर क्या होता है? तो कोई भी वृक्ष जो है, पौधा है, वनस्पति है, उसने लाखों सालों में खुद में जो बदलाव किए हैं, वो बदलाव के अनुसार उसकी अलग अलग ऋतु में, अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग हवा के नमी में उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से उसको फूल आना, फल बनना, फल तैयार होना, ये सब बनता है। जैसे कि अभी आम का झाड़ है, तो आम के झाड़ को जब सर्दी रहेगी 10 दिन, तो आम का फ्लावरिंग आना चालू होता है। और जो फ्लावर्स है उसमें जो पोलन है, जिसका पोलिनेशन होने वाला है, वो पोलिनेटर जो है, वो पोलिनेटर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो काम नहीं करने वाले, ज़्यादा सर्दी हुई तो भी काम नहीं करने वाले, और टेम्परेचर की वजह से पोलन सूख जाएंगे। और उतना ही नहीं तो हवा की नमी में जो कम हो गई तो पोलन सूख जाएंगे। अभी हमारे कोकण रीजन में, महाराष्ट्र में मेन क्रॉप जो है, फसल है, वो आम है। तो आम को फ्लावरिंग आते वक्त थोड़ी देर से फ्लावरिंग आना चालू हो गया, फिर देर के आने की वजह से वहाँ पे हवा की नमी कम हो गई, वो 15 से 20% ही रह गई, तो उसकी वजह से पोलन सूख गए। तो पोलन है लेकिन मर गए हैं। तो हमारे पोलन का जिंदा रखने के लिए हमें हमारे फार्म की ह्यूमिडिटी
और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बढ़ानी होगी, टेम्परेचर कम करना होगा। इसके लिए हम हमारे चारों तरफ अगर वृक्ष लगाएंगे, उसके ऊपर क्लाइंबर छोड़ेंगे, नीचे बुश रहेंगे, तो एक हरी दीवार, ग्रीन वॉल बन जाएगी, जिसके रेस्पिरेशन से, उसके श्वासोश्वास से टेम्परेचर कंट्रोल होगा और हवा में नमी बढ़ जाएगी। आता है वो ज़्यादा करके बारिश आती है पश्चिम या दक्षिण की तरफ से आती है। तो जब ये आती है तो उसके हवा का कंट्रोल करने के लिए, तूफान का कंट्रोल करने के लिए, लू का कंट्रोल करने के लिए, अगर हमारे वहाँ पे पश्चिम तरफ या दक्षिण की तरफ ग्रीन वॉल रहेगी, वृक्ष बड़े होंगे, सदाहरित वृक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रहेंगे, तो उससे अंदर आने जो हवा आएगी वो उसकी टेम्परेचर कम होकर अंदर हवा आएगी, या हवा इतनी कम आएगी कि हमारी आगे के फसल की टहलियाँ नहीं टूटेगी। टूटेंगे तो शायद बफर जोन के कुछ वृक्ष टूटेंगे, टहलियाँ टूटेंगे। उसके साथ वो पौधे जो है, वृक्ष है, उनके श्वासोश्वास से हवा में नमी पैदा हो जाएगी, जो बाहर की नमी से 15 से 20% ज़्यादा रहेगी, और टेम्परेचर बाहर से 3 से 5 डिग्री कम रहेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट हो जाएगा। अब ये कितने जगह पे काम करेगा? तो उसकी ऊंचाई जो है, समझो 40 फीट की ग्रीन वॉल बन गए हमारे दक्षिण के तरफ, तो वो उसके 3 गुना ज़्यादा, यानी 120 फीट तक टेम्परेचर कंट्रोल कर सकेगी। 120 फीट पे हमें फिर से नई दीवार बनानी पड़ेगी। जो दीवार बनाएंगे तो उससे टेम्परेचर कंट्रोल होने वाला है और नमी बरकरार रहने वाली है। तो आदमी जो है सिर्फ इतने के ऊपर उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तसल्ली नहीं होती है। तो फिर हम उससे क्या करेंगे? दवा चाहिए। तो ये जो हमने 2 काम किए, टेम्परेचर आर्द्रता कंट्रोल करने के लिए, साथ में हमें हवा की गुणवत्ता भी बदलनी है। तो हवा की गुणवत्ता बदलेगी टेम्परेचर के साथ, नमी के साथ। हवा में होने वाले वायु और उसमें होने वाले प्रदूषण के मात्रा कम करने के लिए, जिसमें नीम जैसे झाड़ होंगे, जो नीम की हवा आएगी तो उसके ऊपर से आने वाली हवा मेरे घर में अगर आती है तो मेरे घर की सबकी तबीयत अच्छी रहने का मौका बढ़ जाता है, हवा में बढ़ जाता है। फिर नीम का झाड़ अगर होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वनस्पति गिलोय थी, तो गिलोय उसके ऊपर बढ़ेगी, तो गिलोय की वजह से हवा भी अच्छी होगी और मेरी तबीयत भी अच्छी होगी। और उसमें जो कड़वापन है, कड़वापन का हमने उसका घोल बना के अगर फसलों के ऊपर छिड़काव किया तो फसलों का कीड़ों का प्रकोप भी कम हो जाएगा। तो ये है वृक्ष में जैसे कि आम की लकड़ी उसके धुआं होता है, सहजन की लकड़ी उससे धुआं होता है, लेकिन आवड़े की लकड़ी होगी तो उससे धुआं नहीं होता, और उसका जो जलन है काफ़ी स्ट्रांग होता है। वैसे एक खैर करके वृक्ष होता है जिसकी लकड़ा बहुत अच्छा जलता है, टर्मिनेलिया यानी आइन, अर्जुन, इसके लकड़े से भी अगर हम कुछ इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी जलन अच्छा होता है, उष्मांक अच्छा आता है। तो उसके लिए अलग अलग वृक्ष होंगे जो हमारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अलग अलग होंगे, यानी कोकण के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अलग होंगे, और कोकण के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रेनफॉल 4,500 मिलीमीटर है वहाँ के अलग होंगे, या घाट माथा के ऊपर अलग होंगे, या मराठवाड़ा में अलग होंगे, या विदर्भ में अलग होंगे। सब जगह के वृक्ष अलग अलग होंगे। वृक्ष तो है
तो वहाँ पे आसानी से बढ़ने वाले जो है, जिसको हम इंडिजिनस कहते हैं, वो वृक्ष जो हमारे दवा के लिए भी काम में नहीं आ रहे, या और उस पर रिच फॉस्फेट है, यानी स्फुरद है, तो वो ज़मीन में जाएगा तो पौधों की ट्रंक, जड़ और फूल आने के लिए मदद करेगा। ये कूड़ा अगर हमारे यहाँ पे कोकण रीजन में काफ़ी होता है, तो उससे कीड़ों का भी नियंत्रण होगा और ज़मीन का कफ भी नियंत्रण होगा। के लिए सुंदर वृक्ष हमारे खेत में होने की आवश्यकता है, और सुंदरता के साथ उसमें अगर सुगंध भी है तो और बढ़िया है। सुगंध भी है, सौंदर्य भी है, और उसका मेडिसिनल यूज भी है, तो और बढ़िया है। ऐसे कई वृक्ष हमारे यहाँ पे है जो हमारी तसल्ली सब चीज़ों की कर सकते हैं। तो ये मैं उदाहरण इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मुल्क के अलग अलग वृक्ष होते हैं और अलग अलग सीज़न में फूलते हैं, तो उसके फूल आने वाले सुगंध के वृक्ष और सिर्फ सुंदरता के वृक्ष काफ़ी है जो आपको चुनने हैं, जिसमें से मैंने कहा कि वो पतझड़ वाले हैं